नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। डेली करंट अफेयर्स ऑफ 22 अप्रैल 2022 में आपका स्वागत है। सोर्सेज बेसिकली जो हम लोग फोकस करने वाले हैं, अगेन असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा दोस्तों इस PDF का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में मैं लगा दूंगा। मेक श्योर दैट आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, ऑलराइट। And regarding the admissions, yes, if you at all want to take, then you can directly contact onto these numbers for admissions, right? Anyways, सबसे पहला देख लेते हैं द असम ट्रिब्यून का। यहाँ पे लिया गया है वन नेशन वन कार्ड प्रोग्राम के बारे में, न्यूज़ में था। असम ट्रिब्यून से यह लिया गया बेसिकली। अच्छा, बोला क्या गया था इसमें, दैट आर्टिकल में, दैट असम एकमात्र एक ऐसा स्टेट था जो कि इसमें छूट गया था। अभी तक असम को कनेक्ट नहीं किया गया था फ्रॉम द सेंटर का जो योजना है ना, वन नेशन वन कार्ड राशन स्कीम। हम लोग बताएंगे वन नेशन वन कार्ड है क्या बेसिकली, ठीक है। तो अभी कहा जा रहा है सितंबर के बाद से असम भी पूरे अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। GS3 के इस टॉपिक से आप एग्जाम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से इसको रिलेट कर सकते हैं ना। वन नेशन वन राशन कार्ड नाम से क्या पता चलता है, एक नेशन मतलब एक इंडिया, उसमें आप कहीं पर भी जाओ एक ही राशन कार्ड से काम चल जाएगा। अभी तक क्या होता था, जैसे आप अगर राजस्थान के हो, आप अगर असम के हो, तो आप असम के ही फेयर प्राइस शॉप से ही राशन उठा सकते थे, समझ रहे हो। बट ऐसे तो नहीं होता है ना सब कोई। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स भी होते हैं जो कैसे फॉर एग्जांपल असम से जा रहे हैं दिल्ली काम करने, मुंबई काम करने, केरला काम करने, ठीक है। तो वहाँ पर वो अपने जब राशन कार्ड को दिखाएंगे तो उनको लेकिन चावल अनाज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सरकार ने सोचा दैट अरे भाई इतना गरीबों को क्यों दिक्कत में देना, क्यों उन लोगों को ज़्यादा पैसा खर्चा करना, इसीलिए सरकार ने ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाया। और पोस्ट कोविड-19 इसका ज़रूरत और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। तो इससे फ़ायदा किन किन को होगा, ऑफ कोर्स बेनिफिशियरीज, बेसिकली माइग्रेटरी बेनिफिशियरीज को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अपना राशन कार्ड आप दूसरे स्टेट में क्यों दिखाओगे, ऑफ कोर्स आप वहाँ पे काम करोगे। और काम कौन करता है, ये राशन कार्ड मिलता किन को है अंबानी को थोड़ा ना मिलेगा जी, है ना, गरीबों को मिलेगा, ठीक है। तो वो गरीब क्यों जाएगा दूसरे स्टेट में राशन खरीदने, ऑफ कोर्स क्योंकि शायद वो वहाँ पे काम करने गया होगा इसीलिए, है ना। ऊपर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी कहीं ना कहीं इंश्योर करना है दैट हर एक लोगों को हमारे राशन पहुँचे, ठीक है। तो ये सब भी है। अच्छा, मेरी वैसे तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, राइट, बट ओवरऑल अगर देख लीजिएगा माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन, दैट इज हमारे इंडिया के भीतर में ही अगर माइग्रेशन देख लीजिएगा 2011 के सेंसस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 37% ऑफ द पॉपुलेशन इंटरनल माइग्रेट करती है, मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू वेरियस रीजंस, राइट। ऊपर से बहुत समय क्या होता था ना दैट अभी बहुत लोगों का डुअल राशन कार्ड होल्डर होते थे, मतलब से फॉर एग्जांपल वो बंदा बिहार का है, ठीक है, और वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो बिहार में भी उसका एक राशन कार्ड हो जाता था, महाराष्ट्र में भी राशन कार्ड, तो डबल खाना उठा लेता था, ठीक है। तो वो सब भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये चीज़ यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि डबल चीज़ आपको नहीं मिलना चाहिए, है ना, वो चीज़। उसके बाद इट विल बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद द मोटो ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ऑफ कोर्स आपका राशन कार्ड कहीं पर भी हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बहुत हद तक लीकेज को रोका जा सकता है, और वही तो लीकेज यहाँ पर भी रोका जा रहा है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द माइग्रेशन पैटर्न। ऑफ कोर्स आप खुद सोचो ना, आप अगर बिहार के हो और आपका राशन कार्ड अगर इस्तेमाल किया जा रहा है केरला में, तो इनडायरेक्टली क्या इससे पता चल रहा है दैट हाँ बिहार के इंसान जो है केरला में माइग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सरकार के पास डेटा भी तो आ रहा है यार इनडायरेक्टली, समझ लो बात तो यही है। नेक्स्ट गुरु तेग बहादुर के बारे में था। एक्चुअली 401st एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था गुरु तेग बहादुर जी का 21 अप्रैल 2022 को। इंडियन एक्सप्रेस में यह न्यूज़ था, और आप इसको GS1 कल्चर एस्पेक्ट में आप इसको रिलेट कर सकते हो। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, पूछो क्यों, क्योंकि इनके टाइमलाइन देखो, है ना, और इनका असम के साथ कैसे रिलेशन है ना, इसीलिए आपके APSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। चलो देखते हैं। अमृतसर में बॉर्न हुआ था इनका अप्रैल 21, 1621 को, ठीक है। किन से, ऑफ कोर्स उनके पिताजी जो थे गुरु हरगोबिंद थे, जो कि 6th सिख गुरु थे, है ना। बट गुरु तेग बहादुर जो थे ये कौन से गुरु थे, ये 9th सिख गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया था किनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। क्यों, क्योंकि तब के समय जो मुगल है ना, हिंदूज, सिख्स, उनको बेसिकली
इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर सेटअप किया था इन आनंदपुर साहिब का 1665 में। इनफैक्ट अहोम किंग के खिलाफ राजा राम सिंह ने जब विद्रोह किया था तो उनको इन्होंने असिस्ट किया था गुरु तेग बहादुर ने, समझ रहे हो बात। और इसीलिए अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक के अलोंग देखिएगा गुरुद्वारा धुबरी साहिब है, ठीक है। तो एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, उसी पीस अकॉर्ड के अंतर्गत ही यह गुरुद्वारा धुबरी साहब को सेटअप किया गया था ब्रह्मपुत्र नदी के सामने, ठीक है। औरंगजेब ने ऑर्डर किया था पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आई मीन ऑफ कोर्स इंडियन हिस्ट्री के लिए भी, पंजाब हिस्ट्री के लिए भी, और आपका असम हिस्ट्री के लिए भी। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस की है दैट जितने भी स्मार्ट सिटीज़ है ना, आउट ऑफ 100 80 स्मार्ट सिटीज़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेटअप की जाएगी ना। ये है क्या इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेटअप? देखो क्या होता है ना, स्मार्ट सिटी मतलब तो आप समझ रहे हो, है ना, दैट सब कुछ काइंड ऑफ डिजिटाइज हो जाएगा, राइट। सरकार जो सर्विलियांस रखेगी वो डिजिटल माध्यम से रखेगी। तो सर्विलियांस जो रखेगी, सरकार के पास जो डेटा आएगी वो क्या एक जगह में क्या अचार डालने के लिए सरकार वो डेटा इकट्ठा करेगी क्या? नहीं, उसमें कुछ स्टडीज़ करेगी सरकार, है ना, और उसके डेटा के आधार पर फर्दर सरकार अपने पॉलिसीज़ को फ्रेम आउट करेगी, ठीक है। तो वो जब जो डेटा एनालिसिस कहाँ पर करना है, तो उस टाइप के सेंटर को कहा जाएगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, समझ गए। तो ये ऐसे डिजाइन करा जाएगा जिससे कुछ डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ को यह हक मिल जाएगा, इतना राइट रहेगा दैट वो इस डिजिटल सेंटर में जाके मॉनिटर कर सके दैट वेरियस एमिनिटीज़, है ना, जो भी सरकारी एमिनिटीज़ लोगों तक पहुंच रहा है वो रियल टाइम में कैसे पहुंच रहा है, कितने बजे पहुंच रहा है। जैसे आपने से फॉर एग्जांपल सोचो कोई स्कीम है, ठीक है, स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन लोगों तक करना है, ठीक है। तो सोचो अभी 11:05 हो रहा है ना, तो 11:05 में ही अगर आपने वो स्कीम का फ़ायदा उठाया तो पटाख से इस सेंटर में खबर चला जाएगा दैट हाँ इस बंदे ने इस समय उस स्कीम का फ़ायदा लिया, ठीक है। तो इस टाइप से, ठीक है, इससे आप कंट्रोल और मॉनिटर कर सकेंगे वाटर एज वेल एज पावर सप्लाई। यही क्यों सैनिटेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिटी कनेक्टिविटी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका डेटा A to Z सबका डेटा आपके पास इस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में मिल जाएगा। दिस सेंटर विल नाउ ऑल्सो मॉनिटर वेरियस अदर पैरामीटर्स दैट आर ऑल्सो लिंक टू CCTNS, दैट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम नेटवर्क जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, उसके भी एस्पेक्ट्स को ये मॉनिटर किया जाएगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के द्वारा। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्मार्ट सिटीज़ के लिए सेटअप किया जा रहा है, तो अगेन आप स्मार्ट सिटी का जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ना, उसका इसको आप नर्व सेंटर ज़रूर बोल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स और लार्ज पूल ऑफ डेटा को एग्रीगेट करेगी एक जगह। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात करें दोस्तों, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा बेसिकली लाया गया था फोरफ्रंट में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 4 पिलर को मेनली फोकस करती है। एक तो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने रिएटरेट किया था अपने बजट अनाउंसमेंट तो में तो बोला ही था डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप करेगी, ठीक है, बट फिर से उन्होंने बोला दैट नहीं इसको जल्दी से हमें सेटअप करेंगे। सोर्सेज वैसे ये द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया था, माफ़ कीजिएगा ये लिखना भूल गया। एनीवेज डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये है क्या? देखो डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब कोई ऐसा सर्विसेज तो जरूर इस यूनिट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो कि बैंकिंग रिलेटेड हो, इसीलिए यहाँ पे बैंकिंग आया है ना। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे नॉर्मल बैंक्स होती है ना, कमर्शियल बैंक्स, सिर्फ देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक को छोड़कर डिफरेंट अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है ना, ठीक है, ये लोग अपने बैंकिंग ऑपरेशन को 100% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हैं, और वो भी कहाँ? टायर 1 से टायर 6 सिटीज़ में, ठीक है।
मतलब टायर 1 सिटीज़ में तो खैर होता ही है, बट अभी टायर 2, टायर 4, टायर 5 ये सब सिटीज़ में भी कहीं ना कहीं फोकस उन्हें करना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। मतलब अनलेस आरबीआई के द्वारा रिस्ट्रिक्ट ना किया गया हो तो आपको ये हक मिलता है दैट आप अपने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इन रीजन्स में सेटअप करें, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इतने इससे जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं आप सब कुछ बेच सकते हो। जो अभी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है ना बैंक में, सारे फंक्शन आप इससे, सारे सर्विसेज आप इससे पहुंचा सकते हो, एज वेल एज सर्विसेज एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सर्विस डिजिटली इन सेल्फ सर्विस मोड एट एनी टाइम। मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विस जो भी है डिजिटली आप अभी भी बेचते हो ना, आप इनके थ्रू दैट इज़ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के थ्रू भी उनको आराम से बेच सकते हो, वो भी सेल्फ सर्विस मोड पे। क्या क्या सर्विसेज है इसमें बताइए। तो देखो जैसे नॉर्मल बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज है, यही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है ना, डिजिटल किट फॉर कस्टमर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, उसके बाद करंट अकाउंट डिपॉजिट, उसके बाद सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। तो ये सब कुछ आप फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा, फिजिकल फुटप्रिंट बहुत हद तक घटेगा। अब फिजिकल फुटप्रिंट बोले तो जैसे अभी अगर बैंक्स देख लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े बैंक्स बंद होते हैं ना, क्योंकि लोग कस्टमर को एकोमोडेट करने के लिए तो होगा ही यार, है ना। बट ये 1 BHK का रूम में भी आप बैंक खोल सकते हो, समझ लो। तो वो जो फिजिकल फुटप्रिंट जो पहले चाहिए था वो घट गया क्या, नहीं है ना, क्योंकि एक रूम में ही आप 3-4 एम्प्लॉयज़ तो आराम से टेबल लगा कर काम कर सकते हैं यार, है ना। तो यही चीज़, या फिर वो तो मैंने जस्ट बोल दिया है एक 1 BHK वाले रूम में, मतलब आप समझ जाओ दैट हाँ छोटे छोटे रूम्स में भी मतलब इतना बड़ा जो स्पेस अभी चाहिए होता है ना, वो नहीं चाहिए होगा फ्यूचर में, ठीक है। ये एक चीपर रहेगा, रिस्पेक्टिवली बेटर कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है ना। अभी आपको फिजिकल वे में सब लाइन लगना पड़ता है ना, कोई भी चीज़ को फुट प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बट तब ये सब नहीं होगा। लेसर स्टाफ चाहिए होगा विद चीपर मेंटेनेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। इट कैन इनकरेज मोर फाइनेंशियल लिटरेसी, जी हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी को भी ये इनकरेज करने वाला है, और रूरल मार्केट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। क्योंकि अगेन आप खुद सोचो ना, अभी जो रूरल इंडिया है वो कहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज, जहाँ तो उन लोग को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, मनी लेंडर से ही उधार ले लेते हैं, है ना। तो फ्यूचर में ये मनी लेंडर्स के पास तो उनको नहीं जाना पड़ेगा ना जी, समझ लो बात। तो ऑफकोर्स सर बैंक के पास भी जो क्रेडिट फ्लो आएगी वो भी ज़्यादा आएगी, समझ लो, यही सब चीज़ है। नेक्स्ट इज RBI गाइडलाइंस फॉर DBUs। नाउ अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, मतलब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के तहत RBI के कुछ कुछ गाइडलाइंस है, वो क्या क्या है, दैट डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ना, इट हैज़ बिन गिवन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिनके पास पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है ना। साथ ही साथ वो अपने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को टायर 1 से टायर 6 सिटीज़ तक खोल सकते हैं बिना कोई परमिशन, मतलब RBI का परमिशन भी उनको नहीं चाहिए होगा, अनटिल अनलेस उनको प्रॉपरली कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा अगर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप किया जाए तो उसको नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा एज अ बैंकिंग आउटलेट, जैसे अभी बैंकिंग आउटलेट्स ट्रीट किया जाता है ना, वैसे तब भी किया जाएगा। ईच डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैज़ टू बी हाउस्ड डिस्टिंक्टली विद सेपरेट प्रोविजंस फॉर एंट्री एंड एग्जिट, मतलब एंट्री का अलग सा प्रोविजन होना चाहिए, एंट्री का एग्जिट का अलग प्रोविजन होना चाहिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए बेसिकली रखा गया है, समझ लो बात, है ना। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस स्टेट्स दैट DBUs मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैंकिंग आउटलेट, मतलब ऐसा नहीं दैट जहाँ पर सोचो इस बिल्डिंग में इसका फर्स्ट फ्लोर में बैंकिंग आउटलेट है और फर्स्ट फ्लोर का एक छोटा पार्टीशन ले लिया उसको डिजिटल बैंकिंग, नो ऐसा नहीं, सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। एंड ईच DBUs दैट इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स मस्ट बी हेडेड बाय ए सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक हु कैन बी डेजिग्नेटेड एज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्राइम मिनिस्टर का म्यूजियम के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के बारे में न्यूज़ था, क्योंकि पहले जो नेहरू जी के द्वारा जो 16 साल के अपने लीडरशिप के दौरान 3 मूर्ति भवन में जहाँ पे रहते थे ना, उनको क्या माना जाता था, नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम लाइब्रेरी, ठीक है। बट अभी उसका नाम भी चेंज कर दिया गया और उसके ओवरऑल फीचर्स भी चेंज हो गए, क्योंकि अभी उनका नाम जो है, मतलब फोकस है दैट जितने भी सारे अभी तक हमारे प्रधानमंत्री देश में हुए हैं उन सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में
वेरियस चीज़ें जो है इस म्यूज़ियम में रखा जाएगा, जिससे लोग यहाँ पे जा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट इस म्यूज़ियम को बहुत ज़्यादा रिफर्बिश किया गया है। रिफर्बिश मतलब पहले जो है ना ये बिल्डिंग अजीब दूसरा टाइप का था, बट अभी भीतर से इसको काफ़ी ज़्यादा रिफर्बिश किया गया, थोड़ा मॉडर्न बनाया गया है, जिससे लोगों को आकर थोड़ा अच्छा फील हो सके। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू का, ये रिगार्डिंग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। नीति आयोग ने टारगेट किया है ले आया है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। क्यों? क्योंकि मेनली हम लोग का भी पता है आपको, दुनिया में देश भर में टारगेट किया जा रहा है दैट कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए सरकारें भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की इंसेंटिव पॉलिसीज ला रही हैं, जिससे इनको थोड़ा बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो ड्राफ्ट पॉलिसी टारगेटेड एट इलेक्ट्रिक 2 and 3 व्हीलर्स, मतलब 2 पहियों का गाड़ी दैट इज स्कूटर या फिर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, और 3 व्हीलर्स का भी तो बहुत ज़्यादा व्हीकल होता है ना, जैसे टमटम जिसको बहुत जगह टोटो बोला जाता है। ठीक है, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, अब ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या है भाई? हम लोग तो देखें दैट हाँ जो भी किया जाता है वो चार्जिंग से किया जाता है। देखो क्या होगा ना, चार्जिंग फॉर एग्जांपल आप चार्ज कर लिए और आपको एक रीजन से 50 किलोमीटर दूर जाना है। ठीक है, तब आपको डर लगेगा, अरे भाई बीच में अगर मेरा गाड़ी ने जवाब दे दिया तो क्या करूँगा, है ना। तो अभी क्या होगा ना, बैटरी स्वैपिंग चेम्बर्स बीच बीच में, जैसे अभी बीच बीच में आपको वो नहीं दिखता है, क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप, वैसे ही पेट्रोल पंप के साथ ही साथ ये बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा दैट आपकी अगर कोई सोचो बैटरी है, आपकी बैटरी ख़त्म होने को लग रही है, तो आप वहाँ पर जाओ, सिंपली आप अपना बैटरी को यहाँ पे घुसाओ और यहाँ से जो चार्ज वाला बैटरी है ना वो निकाल के आप अपने गाड़ी में घुसा लो, समझ रहे हो बात। और उसके बाद आप वहाँ से दूसरे जगह चले जाओ, फिर आगे में जाकर आप फिर से वो कर सकते हो। ठीक है, तो आगे ये क्या हुआ, यह एक ईजीनेस दिखा रहा है, एक लोगों का भी भरोसा जग रहा है सरकार के ऊपर, जब चलो भाई सरकार ने बहुत अच्छा पॉलिसी लिया है। अब इससे क्या होगा ना दैट मैं भी लिटरली, मेरे को यही डर लग रहा था दैट अरे भाई फ्यूचर में अगर कोई गाड़ी में लूँ ऐसे फॉर एग्जांपल, तो अगर बीच में अगर गाड़ी का चार्ज खत्म हो गया तो क्या करूँगा, ऑब्वियस सा बात है, सबको यही डर लगता है। ठीक है, बट अब से ये डर खत्म होने वाली है। ठीक है, अब इंसेंटिव मिलेगा इन ईवीएस, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जहाँ पर स्वैपिंग, बैटरी स्वैपिंग का फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। मोरओवर सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया जाएगा उन फर्म्स को जो कि मैन्युफैक्चर करेंगी इन स्वैपेबल बैटरीज़ को। सिमिलरली टेक्निकल और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के प्रावधान प्रोवाइड किए जाएंगे और जीएसटी भी रिडक्शन बहुत हद तक किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक न्यूज़ था, बहुत छोटा सा सच न्यूज़ है रिगार्डिंग सरमाट, सम्राट नहीं, SAMRAT नहीं है, ये SARMAT, ध्यान देना, ये वाला स्पेलिंग देखना, है ना। तो क्योंकि मेरा भी पहले उच्चारण में भी निकल गया था सम्राट, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सरमाट। सरमाट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यह एक इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रिसेंटली रशिया के द्वारा टेस्ट किया गया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बहुत ही हाई टैक्टिकल और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इस इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल में। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, उसको यह ध्वस्त भी करने का कैपेबिलिटीज़ रखता है। ठीक है, मतलब ये उससे स्टेल्थ मैनर में निकल जाएगा। जैसे सोचो इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रशिया छोड़ती है यूएसए के ऊपर। ठीक है, तो यूएसए का जितना भी डिफेंस सिस्टम हो, तो वो डिफेंस सिस्टम इसको रोक भी नहीं सकती, इतना फास्ट भी ये चल सकती है। ठीक है, एनीवेज हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया दोस्तों, अब कल के कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं और आज के भी कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, कल के एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू पूछा गया था रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन ओपनड इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, और दूसरा था ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज़ लोअर कार्बन फुटप्रिंट। अब देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने ट्रिक खेला था, ठीक है, बट मैं उस ट्रिक में सफल नहीं हुआ, ऑनेस्टली बता देता हूँ। ये ट्रिक था दैट अगर आप कल का न्यूज़ देखिएगा तो कल के न्यूज़ में दिया हुआ था इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ध्यान दीजिएगा, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्लियरली लिखा हुआ था।
ठीक है, प्योर, यहाँ पर प्योर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, मैंने सोचा था चलो शायद दूसरे जगह, क्योंकि मैंने जो सुबह में एनालिसिस किया था ना इन क्वेश्चंस को, मैं जब भी कोई टॉपिक आपको बताता हूँ उसको प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ उसके बाद ही, तो मुझे कहीं ना कहीं दिखा था दैट एक मथुरा में बनने OIL ने प्लान किया था बनाएगी, ठीक है। बट मैंने फिर जब कल बाद में जब आप लोगों को पढ़ाने के बाद फिर से मैंने चेक किया तो देखा दैट नहीं, वो अभी भी मतलब प्लानिंग फेज में है, अभी तक 100% बना नहीं है, बट ये जो है ऑलरेडी बन गया है, समझ लो बात। तो इसीलिए वैसे तो यहाँ पे ट्रिक खेल रहा था मैं, ठीक है, बट मैं ट्रिक में सफल नहीं हुआ, ठीक है। कि अगर सफल हो जाता तो तब लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है ना, और तब आप लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर सी ऑप्शन मारा है सबका रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो इसीलिए जब भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, मेरा एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस रखना आप लोग, क्वेश्चन तो यार बन जाता है सबसे, ठीक है, बट एनालिसिस ही मेन होता है ना। एनीवेज दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही था, इसलिए सी वाज द करेक्ट आंसर। दूसरा वाला क्वेश्चन था नेट पोलरिक्स एक्सरसाइज जो था वो पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज था, जी हाँ एब्सोल्युटली। तीसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इट वाज फाउंड इन 2011 एज अ ट्रायलैटरल मैरीटाइम डायलॉग बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो कि बिल्कुल सही था, और दूसरा भी ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसलिए सी वाज अगेन द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन अगर देख लीजिएगा तो वो था CAC वाज द करेक्ट सीक्वेंस, जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, जी हाँ सभी लोगों ने देखा CAC ही डाला है। न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम जोरहाट, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा शिवसागर के से भी नई सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, चलो सही है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग नए नए जुड़ते रहिए। और हाँ कल ना एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था दैट सर आप जो ये सारा डिस्कस करवा रहे हो तो हम लोग को क्या सब कुछ लिखना पड़ेगा? नहीं भाई, आप लोग को सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो सब समय सब कुछ लिखोगे तब तो आपको एकदम ओशन हो जाएगा फिर तो नोट्स का, ठीक है। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी अगर टॉपिक ले लो, अगर मैंने पढ़ाया तो उसका खोलना कीवर्ड क्या है ना। जैसे से फॉर यही वाला बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, सिंपली क्या लिखोगे, एक तो आपने लिखना बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है ना, दूसरी जगह आपको लिखना किसके द्वारा बनाया गया, नीति आयोग, ठीक है। अब तीसरा में क्या लिखना, 2 और 3 वाला, और ऐसे 2 TW नहीं, सिंपली 2 नॉर्मल 2 और नॉर्मल 3 है ना, वो व्हीलर लिख देना। बाकी और क्या, बाकी तो और ये सब तो नॉर्मल सा जानते हैं। देखो अगर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज बनेगा उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सब कहीं ना कहीं इंसान गेस भी मार लेगा। इफ़ यू डोंट इवन नो ना, यू कैन इवन गेस। आप एक काम करो ना, आप इसको बंद कर दो है ना, कॉपी में एक बार लिखने की कोशिश करो। अभी तो आपने नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया, बट आज स्टिल जो आप लिखोगे ना, आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट में एटलीस्ट 3 पॉइंट तो सही लिख दोगे, है ना। क्योंकि आगे पॉलिसी जब कोई भी बनता है तो क्यों बनता है ना, ऑफकोर्स भलाई के लिए ही बनता है। तो कुछ ना अच्छे पॉइंट्स तो सब कोई लिख ही लेता है, इतने तो लोग मैच्योर्ड हो ही जाता है जो भी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। बट आपको छांटना है दैट क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे जब मैंने क्या बोला, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, नीति आयोग, 2 और 3 व्हीलर्स, बस इट्स मोर देन इनफ, खत्म है ना। और आपको जानना क्या है, कुछ नहीं जानना है। अभी तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, खैर है ना, वो तो जब कानून बन जाएगा तो उसके बाद तो खैर अच्छे से डिस्कस करेंगे ही हम लोग, ठीक है। तो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है डिजिटल बैंकिंग यूनिट को रिलेटेड। पहला है यूनिट्स डिलीवरिंग डिजिटल, ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है वो डिलीवर करती है डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन सेल्फ सर्विस मोड एट एनी टाइम। और सेबी जो है इट गिव्स परमिशन टू ओपन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक दैट हैव पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। आपको बताना कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ हैज़ बीन सेट अप टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान, क्रॉस बॉर्डर इलीगल माइग्रेशन। और तीसरा है क्रॉस बॉर्डर इलीगल माइग्रेशन, और चौथा है एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन। आपको बताना कौन सा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को रिलेटेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू बी सेटअप एज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। किन किन को ऑलरेडी अलाउ किया गया है दैट आप डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है रीजनल रूरल बैंक, दूसरा पेमेंट बैंक, तीसरा लोकल एरिया बैंक, है ना। आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट कोड, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। एनीवेज दोस्तों, और आज का जो मेंस का आंसर है ना वो मैं संडे को डिस्कस करूंगा गाइज, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, दैट विल बी इवेंचुअली डिस्कस्ड। या सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।